नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः श्रीराम अकेडमी द्वारा। कल अपन ने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो विषय था, अपना टॉपिक था, उसके ऊपर बात की थी और कुपोषण सहित 3 प्रकार के कुपोषण जो अपन ने पढ़े थे, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण और विटामिन कुपोषण। और जो भी इस चैप्टर के बारे में सारी बेसिक चीज़ें हैं, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, एक क्या क्या अवयव होते हैं, क्या क्या फ़ायदा है कौन सा भोजन करने से, क्या कुपोषण होता है, क्या उसके रोग के प्रभाव होते हैं, विटामिन से संबंधित, खनिज से संबंधित और प्रोटीन से संबंधित आपने पढ़े थे। कल मैंने कहा था अपन नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो मानव स्वास्थ्य के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य जो अपना टॉपिक है आज का, देखो पहले ही मैंने जब अपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था भोजन और मानव स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो उसी के आधार पर अपन मानव स्वास्थ्य को भी अपन डिफाइन करेंगे दो चीज़ों के आधार पर। यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी है, एक तो भोजन और एक जल। भोजन के बारे में अपन कल बात कर चुके थे कि आपको कौन सा भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्या क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, भोजन में कौन कौन से तत्व आवश्यक उपस्थित होते हैं। तो आज अपन भोजन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज अपन जल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जल अपने शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और कहा गया है जल ही जीवन है। तो इस वाक्य से कुछ न कुछ विज्ञान का भी लेना देना है कि जल ही जीवन कैसे। जल अपने शरीर में जो भी सारी उपापचयी क्रियाएं होती है उनको संपादित कराने का काम जल करता है। और जल ही के द्वारा अपने शरीर में जो ऑक्सीजन होती है वो अपने पूरे शरीर में ये करती है। और उसके बाद अगर अपन बात करें जल की, तो अब आप जैसे कल बात की थी भोजन में संतुलित और असंतुलित भोजन की, वैसे ही जल में भी 2 प्रकार के मैं डिफरेंट बताता हूँ। एक तो पीने योग्य जल और एक होता है दूषित जल, है ना, जो पीने योग्य नहीं होता है। तो अपन कैसे फर्क करें पीने योग्य जल में और दूषित जल में, तो उसको लेके आज अपन बात करेंगे। पीने जल के प्रकार के बारे में बात करने से पहले अपन बात करते हैं जल के स्रोत के बारे में। यानी जल आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल मुख्यतः या तो आपको प्राप्त होगा नदी, तालाब, झील, ये इन से मुख्यतः, जैसे आप ट्यूबवेल भी लगाते हो तो वो जल भी भूमि के अंदर से आता है। नदी, तालाब और झील, इनसे अपने को मुख्यतः भारत में अपने जल की आपूर्ति होती है। और इसके साथ साथ ये सारा जल आता है भूमिगत जल के अंतर्गत। इनमें जल आता है भूमिगत जल के अंतर्गत। लेकिन कुछ मात्रा में अगर देखे जाए तो आज के समय में नदी, तालाब, झील और साथ ही साथ ये भूमिगत जल भी प्रदूषित हो चुका है, जिसका अगर अपन सेवन करते हैं, अपन सोचते हैं कि नहीं ये शुद्ध पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, लेकिन नहीं, उसमें कुछ न कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते। और वही जल का सेवन करने से अपने शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इन दूषित जल के सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो। कई प्रकार के रोगों को जन्म देता है दूषित जल। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं भूमिगत जल की। यह सारे जो है ये प्रदूषित हो चुके हैं। जैसे भूमिगत जल की बात करें तो कृषि में जो भी कीटनाशक पदार्थ यूज किए जाते हैं, है ना, तो वो सारे भूमि के साथ जब वर्षा जल बहता है तो उसके साथ बह के नदी, तालाब और झील में चले जाते हैं और वही जल जाता है भूमिगत जल में, जो आपका ट्यूबवेल या कुएं से जल आता है। तो वो सारा जल ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, प्रदूषित। और अगर आप उसका सेवन कर रहे हो तो आपके अंदर कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब यहाँ अपन बात करते हैं कौन सा आपके पीने योग्य जल है और कौन सा और दूषित जल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीने योग्य जल के बारे में। पीने योग्य जल के जो गुण अपन पढ़ेंगे, तो पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले पीने योग्य का जो जल है आपका, पीने योग्य
यहाँ एक बात लिखी कि पीने योग्य जल में कण नहीं हो जो आंखों से दिखाई देते हैं। अर्थात जो भी आप जल का सेवन कर रहे हो, अगर उसमें किसी प्रकार के कण आपको नजर आ रहे हैं, आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं, तो वो जल आपका कौन सा होगा? प्रदूषित जल। अगर बात करें अपन सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीव तो हालांकि अपने को आंखों से नजर नहीं आते, लेकिन अगर सूक्ष्म जीव को पता ही लगाना है तो वो लैब के माध्यम से हो सकता है। लेकिन अगर बात करें अपन के जो आंखों से आपको कण नजर आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा जल हो गया? प्रदूषित जल। नेक्स्ट अगर अपन इसके बारे में बात करें कि पीने योग्य जल के कौन कौन से गुण होते हैं, तो एक पीएच मान होता है, किसी भी वस्तु का पीएच मान होता है। तो पीएच मान संतुलित हो, पीएच मान क्या हो? संतुलित। अगर जल का पीएच मान अगर संतुलित नहीं है तो वह आपके असंतुलित मतलब सॉरी जो पीने योग्य जल नहीं है उसके अंदर काउंट हो जाएगा। तो अगर पीने योग्य जल है तो उसका पीएच मान कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। साथ ही साथ O2 जिसे अपन ऑक्सीजन कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में हो, यानी पीने योग्य जल में इन दोनों बातों के साथ साथ ऑक्सीजन पूर्णतया घुली होनी चाहिए। क्योंकि अपन जल का सेवन करते हैं तो ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर जो सारे रक्त के साथ मिलकर सारे अंगों तक या तंत्रिका कोशिका तक या पेशियों तक या कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो वो ऑक्सीजन पहुंचती है और किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। अगर जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है तो अपने शरीर के सारे अंगों को पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये 3 प्रकार के जो गुण आपने देखे, पीने योग्य जल में कण नहीं हो जो आंखों से दिखाई देते हैं, और पीएच मान संतुलित होना चाहिए, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसी के साथ अपन नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित नहीं हो। हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है वो उसमें उपस्थित नहीं होने चाहिए। इन सूक्ष्म जीवों को अपन देख नहीं सकते, तो अपने कैसे पता लगाएं कि उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित है या नहीं? तो अपन को पता नहीं लगाना है, सीधा इसका डायरेक्ट इसका इलाज करना है कि सूक्ष्म जीव उसमें हो ही नहीं। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट जो भी अपन बात करेंगे उसमें बताऊंगा कि सूक्ष्म जीवों को से कैसे इस जल को शुद्ध किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपके सामने आ गई है। हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो, पीएच मान संतुलित हो, और आंखों से दिखाई देने वाले कण या वनस्पति पत्ते वगैरह जो भी आप इसमें लेते हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए। अब देखिए, जो आप पीने योग्य जल का सेवन कर रहे हो, वो साइंस कहती है कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसे कम से कम 8 गिलास दिन का जल सेवन करना चाहिए। कितना? 8 गिलास व्यक्ति को पूर्ण दिन में जल का सेवन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, यानी परिश्रमिक है, शारीरिक कार्य ज़्यादा कर रहा है, तो जितना वो शारीरिक कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको जल सेवन करना चाहिए। जैसे अगर उसका हार्ड वर्क ज़्यादा है तो 8 से ज़्यादा गिलास उसको पीनी चाहिए, क्योंकि जितना कार्य होता है उतना ही जल का सेवन करना चाहिए, जिससे सारी उपापचयी क्रियाएं समय पर संपादित हो और आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो। तो ये एक आंकड़ा होता है कि 8 गिलास आपको दिन में क्या करना है? जल का सेवन करना है। अब देखो, जो पीने योग्य जल होता है उसका सेवन करने से क्या होता है, अपना लाभ क्या क्या है उसके पीने योग्य जल के? तो शरीर सबसे पहले क्या रखता है? रोग मुक्त रहता है। जैसे ही अपन ने पहले बात की कि शरीर में अच्छी तरह से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पीएच मान संतुलित होता है अच्छे पीने योग्य जल का, तो उससे आपका शरीर कैसा रहता है? रोग मुक्त। अगर आप रोग मुक्त हो तो आपका शरीर चुस्त और फुर्तीला भी होगा, यानी आपको किसी कार्य करने में आलस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कैसा है? रोग मुक्त है, चुस्त और फुर्तीला होता है। इसके साथ शरीर ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान से यहाँ तात्पर्य अगर ले अपन तो किसी भी कार्य करने में आपको आलस नहीं आएगा, किसी भी कार्य को संपादित करने में आप पूर्णतया सक्षम होते हैं। किसके कारण? अच्छे जल के सेवन के कारण, जो पीने योग्य जल है उसके सेवन के कारण ऊर्जावान होते हैं। यह जो 4 मुख्य मैंने बातें लिखी है कि रोग मुक्त होता है शरीर अपना,
चुस्त फुर्तीला और ऊर्जावान होता है। तो किसके कारण? जल के सेवन के कारण, अच्छे जल के सेवन के कारण। अगर आप में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आपको भी कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। इस बात पे अपन ने कल भी चर्चा की थी। तो आपको क्या करना है कि जो पीने योग्य जल का ही सेवन करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ये तो हो गए उसके लाभ। और अगर अपन लाभ की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, कल भी बात की थी इसकी संतुलित भोजन के संदर्भ में। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है कौन? पीने योग्य जल। उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। एलर्जी होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है यहाँ पे पीने योग्य जल का सेवन करने से। किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। साथ ही कई प्रकार के रोग यानी कई प्रकार के रोग, उसमें नॉर्मल अगर सर्दी जुकाम से और ऊपर अपन बात करें तो वो कई प्रकार के रोग नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, कई प्रकार के रोग नहीं होते हैं। इसी के साथ जो नॉर्मल अपन डेली में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती। साथ ही साथ अपने फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। एक और अस्थमा जो रोग होता है, अस्थमा या आपकी जो शरीर में आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, तो आंत संबंधी रोग नहीं होता। तो ये पहले भी थोड़े इसके गुण अपन ने लिखे थे कि क्या क्या फायदे हैं, और उसके साथ साथ ये गुण भी है। तो जो अपन रिपीट करते हैं उन चीज को कि अपना शरीर रोग मुक्त रहता है, ऊर्जावान रहता है, चुस्त और फुर्तीला रहता है। किसी भी कार्य को करने में आपको आलस नहीं आता है और आप उस कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर पाते हैं। साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाता है। किसी भी प्रकार की रोग एलर्जी होने की संभावना यहाँ कम हो जाती है पीने योग्य जल का सेवन करने से। या कई प्रकार के रोग नहीं होते हैं, जैसे नॉर्मल में भी सर्दी जुकाम या बड़े में रक्तचाप वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती है। फेफड़े आपके सुरक्षित रहते हैं और अस्थमा या आंत संबंधी रोग आपके नहीं होते। तो ये सारे पीने योग्य जल के गुण हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसके कि दूषित जल कौन सा होता है। दूषित जल में क्या क्या उसके आपने दुष्प्रभाव है, क्योंकि दूषित जल के कोई गुण तो होंगे नहीं अपने शरीर में, इसलिए अपन बात करेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव की। दूषित जल के दुष्प्रभाव, देखो अधिकतर जो बीमारियां होती है वो जल के माध्यम से ज्यादा फैलती है, यानी संक्रामक जो बीमारियां होती है जल के माध्यम से ज्यादा फैलती है। तो सबसे पहला पॉइंट ही दूषित जल के दुष्प्रभाव में आएगा अनेक प्रकार के रोग। अनेक प्रकार के रोग कौन उत्पन्न करता है? दूषित जल का सेवन कर मतलब दूषित जल उत्पन्न करता है। अगर आप दूषित जल का सेवन कर रहे हो तो उसका दुष्प्रभाव सबसे पहले दिखने में मिलेगा आपको अनेक प्रकार के रोग। दूसरा, जो आपने शुद्ध जल की बात की थी उसके सारे ऑपोजिट कार्य इसमें होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम होना। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम। आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल छोटी से छोटी बीमारी की वजह से भी आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और आप उसके दुष्प्रभाव में आ सकते हैं। तो इसीलिए
दूषित जल के जो दुष्प्रभाव में अपन बात कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक उसकी क्षमता कम हो जाती है। यही इस पे डिपेंड करती है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ने जो पीने योग्य जल की बात की थी उसमें एक बात कही थी कि जो सर्दी जुकाम और नॉर्मल रोग नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कौन से, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये मुख्य जो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे हैं, इनके माध्यम से आपको अनेक प्रकार के जो रोग लिखे हैं उनमें कुछ कुछ रोग जो अपन बात कर रहे हैं अब, तो इन तीन चीजों की वजह से, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ की वजह से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक तो हैजा रोग, फ्लू, टाइफाइड, पीलिया, यानी ये जो 4 प्रकार के रोग है, ये मुख्यतः अगर इनके स्रोत पूछे जाए कि किन ये चारों रोग दे दिए जाए और इनके रोग फैलने का अगर सबसे ज्यादा माध्यम पूछा जाए तो वो होता है जल, और जल भी कौन सा, दूषित जल। यानी इन विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हैजा, फ्लू, टाइफाइड और पीलिया जैसे रोग आपके शरीर में होने लगते हैं दूषित जल के सेवन करने से। इसी क्रम में अपन दूषित जल के अगर दुष्प्रभाव के बारे में अगर आपने को ज्यादा ही प्रभाव इफेक्ट देखना है तो अपने राजस्थान में नारू रोग चला था। नारू रोग जो सबसे ज्यादा दूषित जल के सेवन करने से फैला था, और यह नारू रोग जो था ये कौन सा रोग था, संक्रामक। पिछली क्लास में आपने अध्ययन किया संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक जो छूने, खाने पीने या स्पर्श मतलब की चीजों को अगर अपन टच करते हैं किसी चीजों को और किसी व्यक्ति ने उसको टच किया है तो उसके माध्यम से, यानी जल, वायु और भोजन के माध्यम से अगर जो चीजें, जो रोग फैल रहा है वो कौन सा रोग होगा, संक्रामक। और असंक्रामक रोग जो विशेष जीवाणु के, विषाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है वो असंक्रामक रोग। तो यहाँ नारू रोग के बारे में अपन बात करें तो नारू रोग कौन सा है, संक्रामक रोग। किसके कारण हुआ था ये, दूषित जल के दुष्प्रभाव के कारण। हालांकि उसके उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया गया था जो सन 2000 में चलाया गया था। उसके बाद किसी में भी नारू रोग की संभावना नहीं पाई गई और धीरे धीरे इसका अंत हो गया था नारू रोग का। तो उसी के साथ साथ बाद में सरकार जागरूक हुई और सरकार ने नदी, तालाबों और जो भी जलाशय है उनको शुद्ध करने, जो प्रदूषित हो रहे थे उनको शुद्ध करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। कई प्रकार के उनमें दवाएं डालकर उनको शुद्ध किया गया। तो बाकी यहाँ जो नारू रोग चला था बहुत ज्यादा ग्रस्त हो गया था पूरा राजस्थान इससे, और यह नारू रोग हुआ किससे था, दूषित जल के दुष्प्रभाव से। तो जो आपने शुद्ध जल में लिखा था कि आपको शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं हो, तो आप सूक्ष्म जीवों को कैसे क्या करें अपन, सूक्ष्म जीव तो देखो इनका कोई पता नहीं लगाना है, सीधा इनका क्या करना है, पानी को उबालना है, उबालकर फिर करना है उसको ठंडा करना है और फिर उसको छानना है। ये 3 प्रक्रिया आपको करनी है। पानी को सर्वप्रथम गर्म करना है, फिर उसको ठंडा होने देना है और फिर उसको छानना है। अगर ये प्रक्रिया आप करते हो तो उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव होने की संभावना 99% कम हो जाती है और आपका जल कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, यानी वह पीने योग्य जल हो जाता है। तो आपको सूक्ष्म जीवों से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कि आपका जल अशुद्ध है। उसको अगर उबाल लिया, ठंडा कर लिया और छान लिया, अगर आप फिर सेवन कर रहे हो तो आपका जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुद्ध जल में। और इसी के साथ अगर आपको अगर दूषित जल को शुद्ध बनाना है तो जो नदी और तालाब मुख्यतः देखे जाते हैं कि ये जो नदी तालाब है इन पर कपड़े धोने का जो काम होता है, उनसे क्या होता है, जो डिटर्जेंट या साबुन आप यूज करते हो वो पानी में मिलता है, उसमें केमिकल पाए जाते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, और पानी में मिलने के कारण वो जो उसमें शुद्ध या अपने स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा को ये कम कर देता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ा देता है। तो आपको सर्वप्रथम काम करना पड़ेगा, यहाँ ये जो काम है कपड़े धोने का वो पूर्णतया बंद करना पड़ेगा। कृषि कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि इन जो क्षेत्र है नदी तालाब, इन पे पशुओं को स्नान कराया जाता है।
पशुओं को क्या किया जाता है, नहलाया जाता है। उससे भी कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव, वो जल के अंदर चले जाते हैं और जल दूषित हो जाता है, जिसके सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आपको ये सर्वप्रथम 2 कार्य ध्यान में रखने होंगे। और अगर आपको सूक्ष्म शुद्ध जल का सेवन करना है आपके शरीर में, तो उसको उबालकर, ठंडा करके या छान कर आपको सेवन करना चाहिए। ये बात हो गई अपने पीने योग्य जल की और दूषित जल की। दोनों प्रकार के जो जल है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के बारे में अपन ने बात की, कि मानव के जो स्वास्थ्य में कई प्रकार की बीमारियां होती है या फिर मानव स्वस्थ होता है उसके प्रकार में। तो जो मेन अपन अब बीमारियों के बारे में बात करेंगे, 2 मुख्यतः इस चैप्टर में बीमारियां दी हुई है उनके बारे में। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं मोटापा। आप सभी इस वर्ड जो मैंने लिखा है इससे आप सभी अवगत है कि ये क्या चीज़ होती है। नॉर्मली आपको पता है कि आपका फैट बढ़ जाता है, फैट जो होता है वो बढ़ जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, आपके शरीर में मोटापा आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किन चीज़ों के कारण होता है या क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं? तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मोटापा जो है वो वसा के कारण होता है। जो अपन ने कल 6 मुख्य अवयवों के बारे में बात की थी, उसमें वसा भी आती है जो संतुलित भोजन का रूप है। लेकिन वसा के कारण मोटापा हो रहा है। अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि संतुलित भोजन में वसा होती है और वसा के कारण ही मोटापा हो रहा है, तो वो क्या संबंध है? यानी वसा, अब किसी भी चीज की अति जो होती है वह शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती। यानी वसा की अधिक मात्रा, वसा तो होनी चाहिए शरीर में, लेकिन अगर वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है? मोटापा का। यानी शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है और उसके कारण आपका शरीर मोटापा की ओर अग्रसर हो जाता है। तो देखो उससे होता क्या है, ये जो वसा होती है ये आपको अधिकतर मिलेगी तेलीय पदार्थों से। तेलीय पदार्थों से आपको वसा प्राप्त होती है। यानी जो व्यक्ति अधिकतर तेलीय पदार्थों का सेवन करता है या शारीरिक श्रम नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, तो उसको वसा अधिक हो जाती है उसके शरीर में, जिसके कारण उसके शरीर पर बढ़ती है चर्बी। और चर्बी के कारण क्या बढ़ जाता है उसके शरीर पर? मोटापा। यानी सीधा सीधा संबंध है कि आप अधिक तेलीय पदार्थों का सेवन न करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तो आपको इसकी संभावना कम होती है। अब बात करते हैं कि मोटापा जो आपका शरीर में हो गया है उससे क्या क्या हानियां हैं। तो यह मोटापा जो है यह शरीर, मानव की जो आयु होती है, मानव की संभावित आयु, यानी वो कितने वर्षों तक जीवित रहेगा वो, तो उसकी संभावित आयु को कम कर देता है। कौन? मोटापा। यानी अगर व्यक्ति की नॉर्मल आयु देखी जाए कि ये व्यक्ति मान लो 70 साल जिएगा, तो उसकी संभावित आयु कितनी है? 70 साल। लेकिन अगर मोटापा हो गया है तो उसकी कम से कम जो 60 या 62 के लगभग, यानी नॉर्मल अगर बात की जाए तो मानव की संभावित आयु को क्या कर देता है? कम कर देता है मोटापा। इसके साथ साथ यह अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के रोग। कौन उत्पन्न करता है? मोटापा। यानी हाई लेवल के जो रोग होते हैं वो मोटापा उत्पन्न करता है। तो अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं। मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं? तो नंबर फर्स्ट पे आता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग होता है उसको अपन बोलते हैं डायबिटीज। सर्वप्रथम मोटापा से रोग होता है मधुमेह रोग। मुख्य रोगों के अगर अपन बात की जाए तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। और आपको होती है इसमें मोटापा में श्वास संबंधी विकार, श्वास संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। यानी आपको सांस लेने में क्या होती है? समस्या होती है। और तीसरा अगर अपन नॉर्मल स्तर पर बात की जाए तो आपको होती है चलने, बैठने या सोने में समस्या। यह कोई रोग नहीं है। तीसरा पॉइंट जो आपने लिखा है, मैंने लिखा है तीसरा, यह कोई रोग नहीं है लेकिन ये प्रभावित करता है अपने शरीर को, इसलिए अपन ने इसको भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। चलने, बैठने और सोने में भी समस्या उत्पन्न करता है। श्वास संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। और चौथा, यह अनेक प्रकार के कैंसर को जन्म देता है।
अनेक प्रकार के इससे क्या हो जाते हैं, कैंसर। नॉर्मली आप कैंसर के बारे में जानते हो कि नशीले पदार्थ या मादक पदार्थों के सेवन करने से कैंसर होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कई प्रकार के कैंसर होते हैं। जो मादक पदार्थों के सेवन करने से होते हैं वो अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, ये कैंसर अलग होते हैं। तो यह जो कई प्रकार के कैंसर का उत्पन्न करने का काम करता है मोटापा। यानी 4 इसमें जो पॉइंट अपन ने लिखे हैं, सर्वप्रथम मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है, स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, आपको चलने बैठने या सोने में समस्या उत्पन्न होती है, और अनेक प्रकार के कैंसर को जन्म देता है मोटापा। और इसी के साथ साथ अगर मोटापा आपके शरीर में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, देखो कि मोटापा ऊर्जा के सेवन, यहाँ से समझेंगे इस बात को। 2 चीज लिख रहा हूं मैं, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग। यानी आप ऊर्जा का सेवन कर रहे हो, उसके बाद ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो। तो जितना आप ऊर्जा का सेवन कर रहे हो, अगर उतना आप ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो आपके शरीर के बीच में असंतुलन की स्थिति होती है। असंतुलन हो गया, जितना आप उपयोग कर रहे, शरीर में जितना सेवन कर रहे हो उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके शरीर में क्या हो गया, असंतुलन। और ऊर्जा के सेवन और उपयोग के बीच में जब असंतुलन पैदा होता है, तब ये सीधे सीधे किसका रूप ले लेता है, मोटापा का। सबसे पहले इसमें ये चर्बी को रूप देता है, और चर्बी धीरे धीरे क्या बन जाती है, मोटापा। यानी अगर आप जितनी मात्रा में ऊर्जा ले रहे हो भोजन के माध्यम से, उतना ही अगर आप उपयोग नहीं करोगे तो आपके शरीर में असंतुलन होगा, चर्बी बनेगी और मोटापा हो जाएगा। यानी आप जितना ऊर्जा का सेवन करते हो उतना ही आपको ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में असंतुलन की स्थिति ना हो, और ना ही चर्बी जमे, और फिर ना ही मोटापा उत्पन्न हो। और मोटापा अगर उत्पन्न नहीं होगा तो यह जो जितने भी प्रकार की अपन ने बीमारियों के बारे में बात की है वो आपके शरीर में नहीं होगी। अब देखो मोटापा जो वसा से प्राप्त होता है, बात की थी अपन ने, मोटापा कहाँ से हो रहा है, वसा। और वसा सबसे अधिक मैंने बताया था कि तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थों से वसा अधिक प्राप्त होती है। वसा के स्रोत में भी अगर बात करें तो तेलीय पदार्थ होते हैं। तो अगर आप तेलीय पदार्थों का ज्यादा सेवन कर रहे हो तो आपको क्या होगा, मोटापा। इसी के साथ साथ आजकल जो चलता है फास्ट फूड, यानी जो फास्ट फूड मतलब ऐसा भोजन जो जल्दी बनता है, यानी जैसे पाव भाजी, पिज्जा, ये जो चीजें होती है होटलों पे वगैरह खाने की, फास्ट फूड या जंक फूड भी बोलते हैं इसे, इसका अगर आप निरंतर सेवन कर रहे हो तो आपके शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी और मोटापा गिरने लगेगा आपको। इसी के साथ साथ तेलीय पदार्थ हो गए, फास्ट फूड हो गए, और अधिक मात्रा में घी। अगर घी शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन बात की थी अपन ने कि जिसकी भी मात्रा शरीर में अधिक हो जाती वो आपको हानि पहुंचाने लगता है। तो घी और तेल अगर ये आप अधिक मात्रा में यूज कर रहे हो तो आपको शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने का खतरा है, और उसके साथ साथ मोटापा बढ़ने का भी खतरा है। इसके साथ साथ आते हैं जो मांसाहारी लोगों में होता है, मछली और मांस जो नियमित रूप से सेवन करते हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। और अगर वसा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका निरंतर आप सेवन करते जा रहे हो तो वो आपके शरीर में मोटापा को जन्म देता है। इसी के साथ ये तो हो गए कि इन चीजों के सेवन करने से हो रहा है। और अगर आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, नियमित व्यायाम जो होता है सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने की बहुत ही शानदार युक्ति है व्यायाम, लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हो तो आपके शरीर में मोटापा उत्पन्न होगा ही होगा। जैसे कुछ लोग अगर मोटापा उत्पन्न हो जाता है तो वो नियमित रूप से चलना स्टार्ट कर देते हैं, व्यायाम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता है, अधिकतर मात्रा में हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो पहले ही अगर आप इन चीज़ों का सेवन कम करें और नियमित रूप से व्यायाम करें तो आपके शरीर में इस प्रकार की बीमारी होगी ही नहीं। इसी के साथ साथ कि अगर व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, यानी शरीर से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहा है, इन पदार्थों का सेवन किया और रिलैक्स होकर अगर व्यक्ति जैसे ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें नियमित रूप से वह इनके उठक बैठक का कार्य जो रहता है उसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है, मेंटली कार्य होता है जो वो दिन पे दिन करते रहते हैं। लेकिन अगर शारीरिक व्यायाम भी नहीं कर रहा है और शारीरिक श्रम भी नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा संबंध किससे जाएगा, वसा की मात्रा से। ये बढ़ेगी और साथ में आपका मोटापा भी बढ़ जाएगा। तो मोटापा के बारे में अपन ने बात कर ली, मुख्य रूप से वसा से
वसा की मात्रा अधिक होने से बढ़ता है। चीज़ें मैंने आपको बता दी कि तेलीय पदार्थ, फास्ट फूड, घी, तेल, मछली, मांस आदि इनके सेवन करने से और नियमित रूप से व्यायाम नहीं करने और शारीरिक श्रम नहीं करने से यह बढ़ता है। रोग मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से रोग होते हैं इससे और क्या क्या इसका दुष्प्रभाव होता है कि चलने बैठने में आपको समस्या उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य संबंधी विकार होते हैं, आपको मधुमेह या डायबिटीज रोग होते हैं, अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं, तो ये सारी बीमारियां इससे होती है। अब नंबर 2, जो अपन ने दो बताए थे कि आपके लेसन में 2 ही प्रकार के रोग दिए हैं। मोटापा अपन ने बात कर लिया। अब आएंगे अपन रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञात है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड के ऊपर प्रेशर, प्रेशर को अपन बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। यानी जो रक्त और ब्लड होता है आपका रक्त, तो रक्त यहाँ दाब, इन दोनों से ही इसकी परिभाषा बनेगी। 9th क्लास में अपन ने बात की थी रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? अगर इसका अपन अलग अलग प्रकार में अर्थ निकाले तो रक्त और वाहिनियाँ यानी रक्त को ले जाने वाला साधन, और रक्त को ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धमनी और शिरा। ये दोनों चीजें अपने शरीर में रक्त ले जाती। अब देखो इनमें डिफरेंट अपन ने पहले बता ही दिया था, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि धमनी जो होती है वो हृदय से O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में सप्लाई करती है। हृदय में जो भी ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको पूर्णतया शरीर में कौन ले जाने का कार्य करता है? धमनी। और यहाँ से अपन शिरा की बात करें तो ये शरीर में, पूरे शरीर में CO2 युक्त जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो जाता है उसको वापस कहाँ लाती है? CO2 युक्त रक्त को हृदय में लाती है। क्या करती है? यह तो हृदय से O2 युक्त रक्त को शरीर में ले जाती है, यह जो शिरा होती है शरीर में CO2 युक्त रक्त को हृदय में लाती है। तो यहाँ क्या होता है कि 2 प्रकार का रक्त अपने को देखने को मिल रहा है, O2 और CO2। अगर ये दोनों चीजें मिल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। किसके कारण? ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है वो, क्योंकि अगर रक्त वाहिनियों का प्रभाव रुक जाएगा, रक्त बहना रुक जाएगा तो दोनों रक्त आपस में मिल जाएंगे और व्यक्ति की नॉर्मल मृत्यु हो सकती है, या फिर उसके जो कोई भी अंग है वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ अपन ने बात की हृदय से O2 युक्त रक्त को शरीर में और शरीर से CO2 युक्त रक्त को हृदय में लाने का धमनी और शिरा काम करती है। जो रक्त वाहिनियाँ होती है उसी के कारण आपका रक्तचाप नियमित संतुलित भी होता है, असंतुलित भी होता है, दोनों प्रकार की कंडीशन। तो यहाँ पे जो ये 2 प्रकार की होती है इसे अपन कहते हैं दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण तंत्र, जो कि इस लेसन में नहीं है लेकिन जानना अपने स्पष्ट रूप से आपको नॉलेज में होना चाहिए कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा यानी 2 बार। जैसे यहाँ बात की कि हृदय से O2 युक्त शरीर में जा रहा है और शरीर से CO2 युक्त रक्त हृदय में आ रहा है, यहाँ स्वस्थ होता है हृदय में आने के बाद ये CO2 और वापस धमनी के माध्यम से शरीर में सप्लाई होता है। तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र केवल और केवल मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात की अपन ने रक्तचाप की बात कर रहे थे यानी ब्लड प्रेशर। तो रक्त वाहिनियों जो द्वारा, यहाँ अपन इसी शब्द से इसकी परिभाषा निकालेंगे कि रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त पर लगाया गया दाब। देखो इसी से इसकी परिभाषा बनी, रक्त और दाब यानी ब्लड प्रेशर, रक्त प्रेशर यानी दाब। यहीं से परिभाषा बना दी कि रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब रक्त वाहिनियों की भी बात की अपन ने कि धमनी और शिरा होती है, इनके कार्य भी बता दिए और दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब जो रक्तचाप होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। जैसे अपन नॉर्मल अगर बोले तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर लो होता है, बीपी लो और बीपी हाई जिसको अपन बोलते हैं। तो उनसे क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ अगर इसका जो नॉर्मल डॉक्टर अपने बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो जो होता है यंत्र उसका नाम होता है रक्तचाप मापी।
क्या होता है, रक्तचाप मापी, जिससे क्या मापा जाता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ये नाम आपको कम दिखाई देगा, कई किताबों में होता है, कई किताबों में नहीं होता है। इसका एक और जो नाम होता है वो मैं बताता हूँ, स्फाइग्नोमीटर। यह आपको सब तरफ नाम दिखाई देगा, स्फाइग्नोमीटर। यह क्या काम में आता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापने में, कि कितना उसका नॉर्मल है, हाई है या लो है, वो नापने में कौन सा यंत्र काम में आता है, स्फाइग्नोमीटर। तो यहाँ से ये पूरा जो मटेरियल अपन ने पढ़ा है, इसके बाद अपन बात करते हैं रक्तचाप के बाद की, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, और यहाँ अपन बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप के बारे में। यानी दो प्रकार के रक्तचाप दिखाई दे रहे हैं। अब देखो निम्न क्या होता है, उच्च क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं बीपी लो, और इसको बोलते हैं अपन बीपी हाई। ठीक है, ये वर्ड आपके ज्यादा काम में आते हैं, इसलिए इसको बारे में बात करें। निम्न का मतलब आपको पहले ही पता चल रहा है, छोटा होता है, और उच्च मतलब ऊपर होता है या बड़ा होता है। तो यानी निम्न नीचे होगा, उच्च ऊपर होगा। तो इसके बारे में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है वो अपन बात करते हैं। जो निम्न रक्तचाप अगर आपको हो रहा है तो इससे होगा धमनी और आपकी जो नसें हैं, धमनी और नसें, इनमें नसों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। क्या हो जाता है, धमनी और नसों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। अब अगर रक्त प्रवाह कम हो रहा है तो उससे क्या होगा, देखो रक्त पर दाब पड़ ही रहा है, रक्तचाप जो बोला अपन ने। तो रक्त पर दाब जो लगता है, रक्त पर लगने वाला दाब, वो क्या करता है कि अपने शरीर में जो मस्तिष्क या अन्य जो इंद्रियां हैं अपनी, आवश्यक गुर्दे होते हैं या फिर जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में रक्त नहीं पहुंच पाता है। तो कौन कौन सी रक्त पर जो लगने वाला दाब है, ये रक्त वाहिनियों के माध्यम से क्या कर देता है, मस्तिष्क, गुर्दे और ज्ञानेंद्रियां, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन तक पूर्ण रूप से रक्त भी नहीं पहुंचता है, और पूर्ण रूप से जो आप भोजन कर रहे हो, पौष्टिक आहार जो ले रहे हो, उसमें उपस्थित तत्व भी नहीं पहुंचते। अगर इनको जो आवश्यक तत्व या रक्त उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ये कार्य करना बंद करेंगे इसे। तो इसके बारे में देखो कि इन पर जो होता है, रक्त पर लगने वाला दाब, ये कम होने के कारण क्या करता है, मस्तिष्क, गुर्दे और ज्ञानेंद्रियों तक क्या नहीं पहुंच पाता है, रक्त और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। उसके कारण होता क्या है कि जो अंग है जहां पर ये चीजें पहुंच नहीं पा रही है, क्या, रक्त और पौष्टिक आहार, वो अंग क्या होते हैं, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त, स्थायी का मतलब एक बार हो गए तो वो वापस ठीक नहीं हो सकते हैं। तो स्थायी रूप से अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, किसके कारण, रक्त और पौष्टिक आहार अगर आपके उन अंगों को नहीं पहुंच पा रहा है। मेन कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क, गुर्दे और ज्ञानेंद्रिय। यहाँ पे अंग आपके स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या कभी कभी वो कार्य करना बंद कर देते हैं। ये होता है मेन मुख्य बात है आपके निम्न रक्तचाप के बारे में, कि मेन क्या होता है कि धमनी और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है, धमनी में जो रक्त बहता है उस पर दाब लगता है। तो दाब लगने के कारण वो मस्तिष्क, गुर्दे और ज्ञानेंद्रियों तक रक्त और पौष्टिक आहार उपस्थित जो जितनी मात्रा में चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जिन अंगों तक यह नहीं पहुंच पा रहा है वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या वो कार्य करना बंद कर देते हैं। ये आपके निम्न रक्तचाप के बारे में हो गया। अब बात करते हैं अपन उच्च रक्तचाप के बारे में।
इसके बारे में उच्च रक्तचाप। देखो इसके जो कारण है वो कौन कौन से मेन जो नॉर्मली कारण है जो होते रहते हैं। अत्यधिक क्रोध, अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, वो भी अपने लिए नुकसानदायी है। तो वो अगर अपन बात करते हैं अत्यधिक किसी बात की चिंता, है ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वो पूछता है आप किसी बात की टेंशन ले रहे हो, यानी चिंता। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक किसी बात की चिंता अगर अत्यधिक कर रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है। या अत्यधिक वो व्यक्ति क्रोध कर रहा है यानी, तो उसको भी ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है। इसी के साथ साथ आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। यह आज के जो टाइम है उसमें प्रचलित शब्द है ईर्ष्या, जलन। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी प्रकार की जलन तो होती ही रहती है। तो ईर्ष्या और जलन भी अगर उसको ज़्यादा हो रही है, ईर्ष्या यानी जलन, उसको अगर ज़्यादा मात्रा में हो रही हो, बार बार किसी चीज़ को लेके कि मुझे उससे ये कंपेयर कर रहा है उस चीज़ को, और उसको जलन महसूस हो रही, तो उससे भी उसका रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी बीपी क्या हो जाती है, हाई, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है उसका, हाई हो जाता है। तो ये तीन तो मुख्य मुख्य कारण है ही। इसी के साथ साथ अपन नेक्स्ट में भी बात करते हैं, कभी कभी भोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, आवश्यकता से अधिक भोजन। ये देखो अपच की संभावना भी होती है इसमें, आवश्यकता से अधिक भोजन करता है तो अपच की संभावना भी होती है, लेकिन साथ ही साथ किसकी संभावना भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने की। इसलिए आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, जितना आपको भोजन की करने की कैपेसिटी है उससे थोड़ा और कम भोजन करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में भोजन पचे अच्छे से और उसका संतुलन डाइजेशन बना रहे और आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना नहीं हो। यहीं बात करते हैं अगली बात की, चीनी मसाले। जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने में काम में लिए जाते हैं मसाले, जो ये चीनी मसाले होते हैं, अगर उनका अत्यधिक मात्रा में व्यक्ति सेवन कर रहा है तो भी उसको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। ये दोनों चीजें अपन ने उस मोटापे में भी बात की थी। मछली और मांस, इनका भी व्यक्ति अगर निरंतर सेवन कर रहा है तो उसको मोटापा की जो बात की थी अपन ने वो तो ही है, उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी रहती है। उसके साथ साथ ये जो कि आप सभी का डेली रूटीन है, चाहे सुबह उठ के या दिन में व्यक्ति चाय का सेवन करना नहीं भूलता है। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो चाय नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे व्यक्ति लगभग चाय का सेवन करते हैं। मैं खुद चाय पीता हूँ, तो उसके साथ साथ क्या होता है, चाय भी क्या होती है आपकी हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। कैसे कि चाय में जो होते हैं उसमें भी कुछ जैसे नशीले मादक पदार्थ होते हैं, उनका सेवन करने की लत पड़ जाती है। वैसे ही चाय, इसका भी सेवन करने की व्यक्ति को आदत हो जाती है, तो ये चाय भी क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इसलिए अगर किसी की ब्लड प्रेशर हाई होता है तो डॉक्टर उससे चाय न पीने की जगह दूध पीने की सलाह देता है, वो भी इसी कारण, क्योंकि ये क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर करती है। इसके साथ साथ सभी प्रकार के जो गुटखे हैं, तंबाकू और गुटखे, उनके सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ धूम्रपान की जो चीजें हैं, यहाँ मैंने लिखी बीड़ी और सिगरेट, ये जो धूम्रपान की चीजें आती है इनसे भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। उसी के साथ साथ मादक पदार्थ अगर अपन ले, यानी शराब, जो व्यक्ति नियमित रूप से शराब का सेवन करता है उसको भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। ये जो मुख्य मुख्य बातें अपन ने लिखी, कौन कौन सी, क्रोध, चिंता और ईर्ष्या, ये तो प्राकृतिक कारण है ही कि व्यक्ति को क्रोध भी आएगा, चिंता भी होगी, ईर्ष्या भी होगा। तो ये किसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। आवश्यकता से अधिक भोजन दो प्रकार की समस्या को जन्म देता है, अपच की और हाई ब्लड प्रेशर की। फिर चीनी मसाले, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो मसाले काम में लिए जाते हैं वो अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसके साथ साथ मछली और मांस, ये जो मांसाहारी लोग सेवन करते हैं उनसे भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। चाय, उससे भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी, जो ये जो धूम्रपान की चीज़ें हो रही है, तंबाकू पदार्थ, गुटखे वगैरह, इनके सेवन करने से भी हाई ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है। और मादक पदार्थ यानी
शराब वगैरह का सेवन करने से भी किसकी संभावना होती है, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देती है। अब देखो, अब ये अगर होता है किसी में हाई ब्लड प्रेशर तो उसको क्या करना चाहिए, उपाय क्या है। हाई ब्लड प्रेशर में व्यक्ति को, जो कल अपन ने बात की थी खनिज लवण की, किसकी, खनिज लवण, तो हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा फायदा अगर यही पहुंचाते हैं आपको, खनिज लवण। कौन कौन से खनिज लवण, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। अगर डॉक्टर आपको गोलियां भी देता है तो वो उसी की गोलियां देता है। साथ साथ अगर आपको शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम, इनका जो संतुलन है, बैलेंस है, वो आपको नियमित बराबर रखना चाहिए, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है आपको, दूध से, तो इसीलिए आपको दूध का सेवन करना चाहिए ताकि आपको ब्लड प्रेशर हाई ना हो। और इन्हीं के साथ साथ एक और जो होता है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक मैग्नीशियम। तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों चीज़ों की आपके शरीर में कभी भी कमी नहीं हो, वरना आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। अब इसके साथ साथ उपाय क्या करें, नियमित रूप से व्यायाम, जो कि मैंने पहले ही बात की थी कि व्यायाम हर एक प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए फायदेमंद होता है। और सबसे अच्छा और सरल व्यायाम अगर मैं बताऊं तो व्यक्ति को नियमित 30 मिनट तक तेज पैदल चलना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 30 मिनट तक रोज पैदल चलना चाहिए। अगर वो स्पीड से चलेगा तो उसके सारे जो शारीरिक अंग है उनमें ऊर्जा आएगी, वो सारे कार्य करेंगे और उसके कारण व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना नहीं रहती। तो एक ये व्यायाम का ही भाग है, 30 मिनट तक रोज पैदल चलें। ये एक औसत आंकड़ा दिया गया है डॉक्टर मेडिकल साइंस द्वारा कि आपको 30 मिनट तक रोज डेली पैदल चलना है। साथ साथ आपको सेवन किसका करना है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम आपको दूध से प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों भी आपको, ये तीनों जो है आपके शरीर में भरपूर होने चाहिए ताकि आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना नहीं हो। इसके साथ साथ जो अपन ने बात की थी कि किस किस चीज़ों से होता है, तो उनमें लास्ट में जिन चीज़ों की बात की थी अपन ने, किसकी, 3 चीज़ें जो बात की थी, धूम्रपान, तंबाकू और शराब। ये जो 3 चीज़ें लिखी थी कि धूम्रपान और तंबाकू संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं वो, और शराब, इनके सेवन करने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप इनका सेवन नहीं करेंगे तो ये भी आपके लिए उपाय के रूप में ही काम करेंगे। भाई जिस 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 वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है उसी का अपन निदान कर देते हैं कि इनसे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो इन्हीं को अपन बंद कर दिया तो उससे आपको शरीर में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपने 2 प्रकार के रक्तचाप पढ़ ली। रक्तचाप क्या होता है, रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त पर लगाया गया दाब होता है। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं, निम्न और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप के बारे में अपन ने बात कर ही ली है। इसको जो मापने का यंत्र होता है स्पाइगनोमीटर या रक्तचाप मापी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में बात की थी अपन ने, कारण जान लिए थे मुख्य मुख्य, और यहाँ इसके उपाय यानी यह आपको क्या करना चाहिए वो भी आपने जान लिया कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आपके शरीर में कंप्लीट होना चाहिए। व्यायाम 30 निरंतर व्यायाम करना चाहिए या फिर 30 मिनट तक रोज तेज पैदल चलना चाहिए। साथ साथ आपको धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो 2 प्रकार के रक्तचाप भी हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे उसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में नॉर्मली डिटेल्स नहीं लेते हुए मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, देखो, जैसे सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, अन्य भी कई प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं। लेकिन मुख्य मुख्य जो
ज़्यादातर सेवन में डेली उपयोग में लेते हैं लोग, अत्यधिक सेवन करते हैं इनका, वो होते हैं तंबाकू, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा या कोकीन। ये वैसे तो जो ये चीज़ें तो आती है धूम्रपान और मादक पदार्थ में, ये चीज़ें जो होती है धूम्रपान मादक पदार्थ में, ठीक है। और निरंतर जो अपने भारत में क्या है, राजस्थानी एरिया में अगर अपन बात की जाए तो इसका व्यक्ति अत्यधिक सेवन करते हैं अफीम का, है ना। तो यह किसका, इसकी जो खेती होती है लाइसेंस पट्टाधारकों द्वारा होती है, परंतु अगर इसका उपयोग देखा जाए अपन तो इससे क्या होती है, दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती है अफीम से। लेकिन इन सभी चीज़ों का आप सेवन डायरेक्टली करते हो तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बन तो इसी से रही है दवाइयाँ, लेकिन उसका सीधा सीधा आप सेवन कर रहे हो तो वो आपके शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक। जैसे कि नॉर्मली बच्चों को सुलाने के लिए उनकी माताएं उनको अफीम खिलाती है, तो व्यक्ति बच्चा उस टाइम सो जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी आदत, वो लत लग जाती है उसको कि उसको यही होने के बाद उसको नींद आएगी। तो धीरे धीरे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ इसकी नशे की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ानी पड़ती है, और धीरे धीरे इस चीज़ की उस व्यक्ति को लत लग जाती है। तो ये नशीले पदार्थ आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हानिकारक जो होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं आपके शरीर को, इसलिए इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशीले या मादक पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। व्यक्ति क्या करते हैं, सुख और आनंद की अनुभूति के लिए इनका सेवन करते हैं, लेकिन वो इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। व्यक्ति में कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के रोग उत्पादित करते रहते हैं ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ व्यक्ति की जो संभावित आयु है उससे बहुत ही ज़्यादा कम आयु कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, ये नशीले मादक पदार्थ और अफीम, चरस, गांजा, कोकिंग जिनके अपन ने बात की है, ये सारी चीज़ें। तो व्यक्ति को अपने स्वस्थ रहने के लिए इन किसी भी प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अपन कल बात करेंगे नशीले पदार्थ की, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या इनके सेवन से होता है, और क्या क्या आपके शरीर में इनसे बीमारियां उत्पन्न होती है, क्या 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 इनके दुष्प्रभाव है, हानियाँ हैं आपके शरीर में। तो पूरा चैप्टर इन जो ये चीज़ें लिखी है 6-7 चीज़ें हैं, इनके बारे में अपन डीपली अध्ययन करेंगे। इसके साथ आज के लिए